आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वॉइस की। VOICE। ये वॉइस हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन वॉइस के बारे में ये नहीं पता कि आखिर वॉइस क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि वॉइस क्या है। तो वॉइस के लिए जरूरी ये है कि जब तक कोई एक्शन नहीं होता है, एक्शन की बात नहीं होती है, तब तक वह वॉइस नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। और मेन वर्ब अगर नहीं है, जो हम उदाहरण से समझेंगे, तो मेन वर्ब में जो नॉन फाइनाइट है, जिसकी चर्चा इससे पहले हम कर चुके हैं, यानी कि वर्ब का ओरिजिनल जो रूप है, जैसे जाना के अंग्रेजी टू गो होता है, सोना के अंग्रेजी टू स्लीप होता है, पढ़ना का अंग्रेजी टू स्टडी होता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्रिया का ओरिजिनल रूप है। जैसे हिंदी में खाना, पीना, उठना, बैठना, यानी कि क्रिया के अंत में ना आता है, वो उसका मूल रूप है। लेकिन वाक्य में कहीं भी वह मुख्य क्रिया के स्थान पर नहीं आता है, जो कि मूल रूप होता है। यही बात संस्कृत में भी है और यही बात अंग्रेजी में भी है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मोटे तौर पे हम ये समझें कि जब कोई एक्शन है तो एक्शन होगा, तो उस एक्शन का करने वाला होगा। एक्शन में क्या होता है? एक्शन का मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो होती है। एक होता है क्रिया करने वाला। क्या है, कौन है वो क्रिया करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। और उस क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, या वस्तु पर पड़ता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको समझेंगे हम। इसका मतलब यह हुआ कि स्थान इससे बाहर है। इसमें व्यक्ति है या वस्तु है, स्थान इसमें या स्थान इससे बाहर है। स्थान इसमें शामिल है। स्थान अगर शामिल नहीं है तो जो कहते हैं इसको हम कि डायनेमिक वर्ब में आता है कम एंड गो। तो कम एंड गो जो है, कम और गो, ये दो क्रिया हैं जो किसी स्थान तक या किसी स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को इंगित करता है, इशारा करता है। इसका मतलब है कि हम जो वॉइस करेंगे उस वॉइस में ये दो क्रियाएं शामिल नहीं होंगी। कम एंड गो विल नोवेयर बी इन्वॉल्व्ड इन पैसिव वॉइस। जो वॉइस है उसका वो हिस्सा नहीं बनेगा। तो अब ये वॉइस जो है, ये वॉइस हो गया दो, एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। तो हम ये समझेंगे कि ये एक्शन जो शो करता है, जो व्यक्त करते हैं हम एक्शन के बारे में, इसमें कि या तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है या ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, अगर हम उस वस्तु को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अगर हम उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो वह व्यक्ति जो है, जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, लेकिन
जब एक्शन होती है तो लोगों को रुचि ये नहीं होती कि किसने किया, रुचि होती है क्या किया, क्या कर रहा है, किया जा रहा है, क्या किया जा चुका है, वो इंपॉर्टेंट है। पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। अब हम समझेंगे कि ये दो चीज हो गए, सब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट, और तीसरा इस बीच में है मेन वर्ब। बीच में क्या है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या मोडाल्स। हेल्पिंग वर्ब आएगा या मोडाल्स आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब ये वाक्य में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मोडाल्स वर्ब भी जो है ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो तीन कंपोनेंट इसके हो गए। पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया मेन वर्ब, और तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीन कंपोनेंट से जो आवाज बनती है, वॉइस बनती है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अब हम समझेंगे इसका कि ये वॉइस कितने तरह का होता है। नंबर एक, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ कि हमें किस परिस्थिति में जो है एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें पैसिव वॉइस का ही प्रयोग होना चाहिए। और ये चीज आपको कहीं किसी ग्रामर में, किसी भी किताब में आपको यह नहीं मिलेगी। बात ये होती है, कहते हैं हम कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। आपको खेल अगर जीतना है, जिससे जीतना है उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपके पास में उसके बारे में पूरी जानकारी है तो फिर रणनीति जो आप बनाएंगे वह रणनीति आपका कामयाब होगा। और अगर आपके पास में उसका फीडबैक नहीं है तो जो भी रणनीति बनाएंगे, जो भी एक्शन आप करेंगे, जो कुछ भी आप बोलेंगे, उसमें जो सफलता आपको मिलना चाहिए या मिलनी चाहिए, वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये वॉइस होते हैं दो तरह का। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिस वाक्य में एक बात तो ये मेन है, तीन कंपोनेंट है इसके, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और तीसरा जो है इसका वो है ऑब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, नंबर एक हो। नंबर दो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो। ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। राम एक्शन करता है तो ये सब्जेक्ट है, और खाने का फल जिसको भुगतना पड़ता है वो है मैंगो, ये ऑब्जेक्ट है। और इट्स यहां पे मेन वर्ब है। यहां क्या देखते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट है। तो यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ये बहुत सिंपल है, पहचानना है इसको कि हम कैसे समझेंगे कि एक्टिव वॉइस में है या ये पैसिव वॉइस में है। ये पहचानना पहले, सबसे पहले ये जरूरी है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ
कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाए, तो इस वॉइस को हम एक सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाए और दूसरा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट चला जाए, तो उससे जो उस तरह के वाक्य होते हैं उस वाक्य को हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। कैसे? जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, राम आम खाता है। यहां पे महत्व किसको दे रहे हैं? जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। विदाउट सब्जेक्ट वी कैनॉट इमेजिन अबाउट ए सेंटेंस। अगर किसी वाक्य में नहीं है कोई सब्जेक्ट और सीधा वर्ब आया है, तो वहां पे मैंने बताया था इससे पहले भी एपिसोड में कि चाहे तो वहां फर्स्ट पर्सन छुपा होगा एज सब्जेक्ट या वहां सेकंड पर्सन छुपा होगा एज सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन छुपे हुए सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं आता है। छुपे हुए सब्जेक्ट के रूप में चाहे तो फर्स्ट पर्सन आता है आई वी, या सेकंड पर्सन आता है यू, या यू से बनने वाला कोई शब्द उसके बाद कोई नाम, जैसे योर बुक, कुछ भी। अब इसको इंपॉर्टेंस किसको मिल रहा है यहाँ पे? राम को। राम आम खाता है। इंपॉर्टेंट अगर हम राम को नहीं बल्कि खाने को बनाना चाहें तो लोग भी रुचि रखते हैं, क्या किया जाता है? तो आम खाया जाता है। उसके बाद आता है किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। हालांकि वहां पे राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस जो सब्जेक्ट बना है उसका इंपॉर्टेंस है कि क्या आम खाया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा अ मैंगो इज ईटन। अ मैंगो इज ईटन। यहां पे दूसरा क्या है? यहाँ पे कि चाहे कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में अगर हम ये याद रखना है आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया अगर वहां पे, तो वह पैसिव वॉइस में होगा। इज ईटन बाय राम। ये बाय राम जो है ये ऑप्शनल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम आ रहे हैं अब कि ये दो चीजें आपने देखी कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया तो क्या असर पड़ेगा, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखा तो क्या असर पड़ेगा। उस पर निर्भर करता है ये चयन करना कि किन परिस्थितियों में हम सिर्फ एक्टिव वॉइस का प्रयोग करेंगे और किन परिस्थितियों में हम सिर्फ पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी हम अभी उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स देंगे आपको, और पार्ट 2 में हम बताएंगे जो किताब में उतना नहीं दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस जो बनाते हैं। किताब में सिर्फ दिया हुआ है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक तरह का वाक्य का, उसी तरह से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, पास्ट इम्परफेक्ट का, फ्यूचर इम्परफेक्ट का, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये 9 टेंस हैं जिसके पैसिव वॉइस बनते हैं, लेकिन इतने ही नहीं है। वो जितने भी हैं जो संभव हैं वाक्य जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, उन तमाम संभव वाक्यों का जो आपको किसी भी ग्रामर की किताब में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, उन सब की हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए हमने बताया कि जितने तरह के वाक्य हिंदी में बनते हैं, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उनमें से कोई भी वाक्य नहीं छूट पाएगा जिसका पैसिव वॉइस करना आपको नहीं आएगा। वो तमाम की चर्चा हम करेंगे पार्ट 2 में। जब आएंगे पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 भी हो जाए, क्योंकि वो तमाम वाक्यों का
जिसकी चर्चा हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में उन स्ट्रक्चर्स का पहले कर चुके हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में ये बताते हुए भी एक तरफ हम ग्रामर में आपको बताते रहेंगे वो कितने तरह के वाक्य हैं, और दूसरी तरफ हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर में आपको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस की, सारा तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का प्रभाव क्या होता है। एक्टिव वॉइस का प्रभाव क्या पड़ता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का प्रभाव क्या है, इफेक्ट। फिर हम तय करेंगे कि किस परिस्थिति में हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से पहले इसी का हम चर्चा करते हैं। पहला प्रभाव ये है कि सब्जेक्ट पर आरोप लगने का डर रहता है। सब्जेक्ट पर आरोप लगने का डर रहता है, इसको समझेंगे अभी हम। लगने का डर रहता है, पहली चीज। या सेकंड, सब्जेक्ट को जिसका वह हकदार है, जिसका वह हकदार है, के लिए तारीफ मिलती है। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। एक तरफ जो है, जैसे आपने मम्मी से कहा, मॉम के सामने, कि मॉम हमेशा मुझे ही डांटती है। कोई बगल में है, आई डोंट नो, ही और सी कैन बी एनीबडी, मे बी योर ओन सिस्टर, योर ओन ब्रदर, या द फ्रेंड ऑफ योर ब्रदर, या फ्रेंड ऑफ योर सिस्टर, कोई भी सकता है। मम्मी है वहां पे, और मम्मी के सामने क्या रहे कि मम्मी हमेशा मुझे ही डांटती है। जब आप किसी की, मम्मी के लिए तो सारे बच्चे बराबर है, लेकिन एक बच्चा उस पर आरोप लगा रहा है कि वो फर्क करती है, बाकी भाई बहन को ज्यादा प्यार करती है और मुझे कम प्यार करती है, ये आरोप है। तो याद रखिए कि जब कभी भी आप जिस किसी भी व्यक्ति को, चाहे जितने ही समय के लिए आप वहां पे मौजूद हैं, जब आप आरोप लगा देते हैं तो वह व्यक्ति अपने बचाव में आ जाता है, और जितने समय वो अपने बचाव में काम करता है, आपका सपोर्ट वह कभी नहीं करेगा या करेगी, isn't it? तो जैसे ही आपने आरोप लगाया, मम्मी अपने बचाव में आ गई, अपने डिफेंस में आ गई, और जितने देर वो डिफेंस में रहेगी, उस डिफेंस करते समय वह आपका सपोर्ट नहीं करेगी, आपसे अपना बचाव करेगी। और जब आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो उतने समय तक वो सपोर्ट कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से आपके भाई, आपके बहन या आपके और जो भाई बहन हैं उसको सपोर्ट, या उसका सपोर्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके प्रति जो सपोर्ट है आपके मम्मी का, वो जो है उस उतने समय तक वो खत्म हो जाएगा, और एक दरार सी पड़ जाएगी आगे के लिए भी, क्योंकि मम्मी के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इसके दिमाग में मेरे बारे में फितूर है, इसलिए वो उतना ट्रस्ट भी नहीं करेगी आपके ऊपर में, क्योंकि उसे पता है कि आपके दिमाग में फितूर है। तो आपके ऊपर जो ट्रस्ट पहले करती थी, वह ट्रस्ट भी आपका कम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अपने किसी मित्र को आपने कह दिया, यार तुम तो झूठ बोलते हो, यू टेल दैट,
अब जैसे ही दोस्त को आपने कहा तुम झूठ बोलते हो, एक्टिव वॉइस में आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिसके ऊपर में, वो व्यक्ति आपका दुश्मन भी बन सकता है। उस व्यक्ति के पास अगर भविष्य में कोई अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आपके लिए, तो वो अवसर वो आपको कभी नहीं देगा। क्यों? कि आपने उस पर आरोप लगा दिया है। तो अपॉर्चुनिटी भी गया, सपोर्ट भी गया फ्यूचर का, और फ्यूचर की जो भी अपॉर्चुनिटी है जो उसके माध्यम से हमें मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी भी हमारे हाथ से चला गया। तो ये आपको बोलते समय या लिखते समय आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यह बात एक्टिव वॉइस में कहने से कहीं आरोप तो नहीं लग रहा है उसके। अगर लग रहा है तो गलती से भी आप वहां पे एक्टिव वॉइस में ना बोलेंगे और ना ही एक्टिव वॉइस में आप कुछ लिखेंगे। वहां पे किसी भी स्थिति में आपको पैसिव वॉइस का ही चयन करना है, और पैसिव वॉइस में चयन करते वक्त जो है, अगर थर्ड पर्सन कोई भी है जिसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप सब्जेक्ट को, उसका जिक्र अगर नहीं करें तो बढ़िया है। इज इट क्लियर? कैसे? जैसे आपने कहा मॉम ऑलवेज स्कॉल्ड्स मी, मॉम ऑलवेज स्कॉल्ड्स मी, मम्मी हमेशा मुझे ही डांटती है। या आपने ये कहा कि यू ऑलवेज टेल ए लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ये किसी फ्रेंड से कह रहे हैं। बाकी तो ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं वो आपकी अपनी परसेप्शन है, आपकी अनुभूति है। हो सकता है कि वो वास्तविकता नहीं हो, लेकिन आपकी अगर वो अनुभूति है जो आप महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो महसूस करते हैं आप हमेशा सही ही हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये बात कहने से जो है मम्मी के ऊपर में आरोप लग रहा है या हमारे दोस्त के ऊपर में मैं आरोप लगा रहा हूं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको भविष्य में मिलने वाले सपोर्ट या आपके दोस्त से मिलने वाला जो हेल्प है या जो अपॉर्चुनिटी है वह आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका दोस्त जो है हमेशा डिफेंसिव रहेगा, अपने बचाव में रहेगा, आप पे शक करेगा, आप पे भरोसा नहीं करेगा। इज इट क्लियर? क्या करें? अब क्या करें हम कि जिससे इस प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल जाए? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको इसका नाम ही नहीं लेना, और लेना भी है तो बाय लगा दीजिए। वो भी जब आप कोई कोर्स का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो उसमें जरूरी है आप कीजिए। लेकिन आमतौर पर जब आप बोलेंगे या जब कुछ लिखेंगे आप किसी के बारे में, किसी की चर्चा करेंगे, तो वहां भी आप ये कोशिश करेंगे कि हम पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब कभी हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं सामने से या पीठ के पीछे, तो यकीन मानिए कि वह शब्द, वह वाक्य इस वातावरण में तब तक गूंजता रहेगा, चाहे उसको 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे या 5 साल लगे, जब तक वो बात जिस व्यक्ति के लिए बोली गई है उस व्यक्ति तक ना पहुंच जाए। पहुंचती है, समय लग सकता है, साल भर लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 5 साल लग सकता है, कभी न कभी जब तक उस व्यक्ति तक वो बात किसी न किसी के माध्यम से नहीं पहुंचेगी, तब तक वह जो शब्द है, तब तक वह जो चीज है, वो इस वातावरण में गूंजता रहेगा। एक व्यक्ति के पास गया, किसने सुना, उसने किसी और से चर्चा की, फिर उसने किसी और से चर्चा की, होते हवाते घूमते गाँवते पृथ्वी गोल है, और वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी जिसके लिए आपने बोला है। और जब भी वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, ये यकीन मानिए कि उस पहुंचने के बाद जो भी अवसर है आपके लिए, जो भी सपोर्ट है आपके लिए उस व्यक्ति से मिलने वाला, उसका रास्ता क्लोज हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? जिसके ऊपर आरोप लगेगा उसको हटा देते हैं हम, बोलने में और लिखने में भी कोशिश कीजिए। लेकिन जब कोर्स की चीज है, यदि आप पढ़ते हैं किसी क्लास में
और जब एग्जाम में आपसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा जाता है, उसमें जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लगा दीजिए उसके पहले, परीक्षा के। लेकिन आमतौर से बोलने के लिए या आमतौर से कुछ लिखने के वक्त हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसकी कोई महत्ता, क्योंकि इसकी महत्ता को खत्म करना, नाम ही खत्म करना है, आरोप खत्म। अब सोचता रहे सामने बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं किसको कह रहे हैं। अब वही यहीं हम कह देते हैं मम्मी के सामने में, ये नहीं कह के हम कहते हैं इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो ये आई हो जाएगा। आई एम ऑलवेज स्कॉल्डेड। देखिए फर्क कितना आ गया, हमेशा मुझे ही डांटा जाता है। अब मम्मी आपके सामने ही है और मम्मी ये भी समझ रही है कि आप आरोप उसी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। हमेशा मुझे ही डांटा जाता है। अब यकीन मानिए थोड़ा सा आपने बदलाव किया, मम्मी आपके सपोर्ट में ही रहेगी, क्योंकि आपने सीधा आरोप उस पर नहीं लगाया। कैसे? पैसिव वॉइस का प्रयोग करके। हमेशा मुझे ही डांट जाता है, मम्मी वहां पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, बाद में आपको अकेले में ले जाएगी, अकेले में जाके कहेगी आपसे बेटा तुम तो मेरे लिए बोल रहे थे ना ये बात। ऐसा नहीं है। जो ज्यादा जवाबदेह बच्चा होता है, मम्मी पापा जो है ज्यादा उसी को डांटते हैं, फटकारते हैं। तुमसे मेरी उम्मीदें ज्यादा है इसलिए मैं तुमको ज्यादा डांटती हूँ, तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि जो भरोसा है आपस का वो और बढ़ जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी पहल करने से, और वो छोटी सी पहल क्या थी कि जो बात आप जिसके लिए कुछ लोगों के सामने कह रहे थे उसको आपने पैसिव वॉइस में बोला। अब दोस्त पे आरोप लगा रहे हैं आप, दोस्त बता दीजिए, यू ऑलवेज टेल ए लाई, इसको बोल दीजिए आप ए लाई इज ऑलवेज टोल्ड। ए लाई इज ऑलवेज टोल्ड, हमेशा झूठ ही बोला जाता है। आपका दोस्त जो है वो समझ रहा है कि आप आरोप उसी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन वो आहत नहीं हो रहा है। आहत इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने उसकी चर्चा नहीं की, और भी लोग हैं। लेकिन जो समझने वाला है वो समझ जाएगा कि आरोप मेरे पर ही लगा हुआ है, लेकिन उसे पता है कि बाकी लोगों को तो पता नहीं चला। तो ये हमारी आपस की बात है। तो फिर वो दोस्त आपसे अकेले में जब मिलेगा, कहा यार मजबूरी है हमारी, तुम भी समझो यार, अब तुम तो दोस्त हो, तुम समझते हो, अब मजबूरी मेरी होती है तो मजबूरी नहीं समझते, तुमको मजबूरी पड़ेगा तुम नहीं बोलोगे, बोलना पड़ता है कभी कभार किसी वजह से, जो हमारे वश में नहीं है और नहीं हो पाता है, तो अपने आप को बचाने के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि मुझे आदत है। तो एक छोटा सा बदलाव आपने किया और देखिए कि आपका काम भी हो गया। आपका काम क्या था? उस व्यक्ति तक उस बात को कन्वे करना, लेकिन इस तरह से कि उसके ऊपर आरोप न लगे, सामने सामने आरोप नहीं लगे, ठीक है। ये छोटा सा बदलाव हमने किया है। ये हो गया पहला। जब आरोप लगने का डर हो तो हम पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? अब दूसरा होता है कि जब सब्जेक्ट के सब जगह सब्जेक्ट को रखने से सब्जेक्ट की तारीफ होती है या उसका मनोबल बढ़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, क्या है ये? यू ऑलवेज हेल्प अदर्स, यू ऑलवेज हेल्प अदर्स। इसमें क्या हो रहा है? जिसको हम कह रहे हैं कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, आप हमेशा अच्छा खेलते हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो या वह बहुत अच्छा खेलती है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, हो सकता है व्यक्ति मौजूद ना हो वहां पे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको सब्जेक्ट बनाने पर उस सब्जेक्ट की तारीफ होती है या उस सब्जेक्ट का मोरल जो है बूस्टअप होता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, ठीक है ना,
तो जिसके कारण से बढ़ती है उस व्यक्ति को वह अपना जो है सबसे अच्छा मित्र मानता है, और जब मौका मिले उस मित्र के लिए खड़े होने की तो वह कभी पीछे नहीं हटता है। इसलिए ऐसे जगहों पर जहां पे सब्जेक्ट का तारीफ हो रहा है, सब्जेक्ट के गुण की तारीफ हो रही है, सब्जेक्ट के योगदान की तारीफ हो रही है, तो उस जगह पर गलती से भी हम वहां पे पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको हम नहीं बोलेंगे कि अदर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड, नहीं करेंगे कभी, हम इसको एक्टिव वॉइस में ही बोलेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो दो बातें हमने बताई हैं, ये आपको किसी किताब में कहीं पे भी किसी चैनल पे आपको, चूंकि बाकी चैनल्स के लोग कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कड़ी दर कड़ी आपको ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस बिंदु पे आपके मस्तिष्क में कोई कंफ्यूजन हो। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इसका प्रयोग करने से ये प्रभाव पैदा होगा और इसका प्रयोग करने से ये प्रभाव पैदा होगा, और सही जगह अगर आप प्रयोग करेंगे तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं अपने लिए वह रिजल्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसका, दूसरे वाले का। He plays fantastically, ये क्रिया की है। She sings a song. He plays cricket. ऑब्जेक्ट है ये। He plays cricket fantastically. She sings a song वेरी वेल, वगैरह वगैरह। इसमें देखिए सी का तारीफ हो रहा है, ही का तारीफ हो रहा है, यू ऑलवेज हेल्प अदर्स, यू ऑलवेज हेल्प अदर्स। आपसे किसी भी परिस्थिति में कोई कहे कंप्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे, तो भूल कर भी कभी आप कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ऐसे सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में ही बोलिएगा। इसके आपको बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में, जहाँ कहीं भी कोई संभावना होगी, अवसर होगी आपके लिए, वो उसमें कोई रुकावट पैदा कभी नहीं होगी, वो आपको मिलता रहेगा, वो सरप्लस में रहेगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वॉइस क्या है, नंबर 1 एक्टिव हो या पैसिव हो, नंबर 2 कि हम बोलते समय या लिखते समय कब एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे और कब पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करेंगे, इसकी चर्चा हमने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद हम जो है आपको अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको हम बताएंगे सिर्फ टेंस से रिलेटेड जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, अंग्रेजी में कैसे उसको बोलते हैं, दोनों में उसके अर्थ क्या होते हैं जो हम कन्वे करते हैं। और वो खत्म होने के बाद फिर तीसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं, लेकिन उसका जिक्र कहीं भी आपको ग्रामर में या कहीं भी आपको नहीं मिलता है। उसकी चर्चा हम करेंगे ताकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे और आपसे बोलते समय गलती से भी कोई गलती नहीं हो और आप फ्लुएंट हो। जो नए आए हैं इस चैनल पे, आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारा ये नेचुरल जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है ऑन द बोर्ड विद द चॉक, अगर आपको अच्छा लगा, और हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है विद कंटेंट्स, विद द कॉन्सेप्ट, आखिर वो है क्या, उसका क्या लाभ है, हमारा क्या नुकसान है, ताकि उसका हम अपने लाभ के लिए ही प्रयोग करते रहें, पता रहे, तो ये आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल मानिक CH झा। और जो भी आपके सर्किल में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे, या जिस प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से, या जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से, वहाँ के भी जो आपके बहुत निकट के लोग हैं उनको भी आप
प्रेरित करें कि वो इस चैनल को देखें, पहले सब्सक्राइब करें और ये देखें, जिससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। इन द टाइम टू कम, आने वाले समय में वो आपको दिल से थैंक्स करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ कि दे विल थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट बिकॉज ऑफ द गुड कंटेंट्स दैट रिचेज टू इन और सी। और जो पुराने हैं, जो देखते आए हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप, ये चैनल मैंने कोई पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं किया है। ये चैनल मैंने शुरू किया है कि मैं कल रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक मजबूत विरासत में छोड़ के जाऊं, ताकि मेरे नहीं रहने के बाद भी वो मुझे इस गुणवत्ता की वजह से मुझे याद रखें। अगर आपको कंटेंट्स, प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like the videos and sharing the videos to the people whom you love like anything। and अभी तक वो इस चैनल तक नहीं पहुंच बना सके हैं, उन तक पहुंचने का जरिया बनाने के लिए। With that, let us call it a day. Have a nice day. Thank you very much being with me. See you in the next episode with a new topic worthwhile that you will love to hear and love to see. Thank you very much.